हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग, जो कि आपका क्लास 12 से लेकर 11 से लेकर के नेट पीएचडी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली ये आईईएस, आईएएस और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी जॉब हैं गवर्नमेंट के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमारी कब से स्टार्ट हुई थी और 12वीं पंचवर्षीय योजना तक हम चलेंगे, और इसमें हम आपको शॉर्ट कट तरीके से बताएंगे जिससे कि आपको जल्दी जल्दी याद हो सके और अच्छे तरीके से आप समझ सकें। तो पहले देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हमारी स्टार्ट हुई थी 1951 से लेकर 1956 के बीच। और इसमें ये जो मॉडल बना गया था ये हेरोडोमर मॉडल पे आधारित था, ठीक है। और इसके बाद फिर इसमें इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था लक्षित विकास दर, वो था 2.1%। लेकिन वास्तव में क्या हुआ कि वास्तविक विकास दर जो थी वो 3.6% थी, यानी जितना हमने उम्मीद किया था उससे ज़्यादा ही विकास हुआ था। और इसमें कृषि को अधिक महत्व दिया गया था, यानी पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था। और ये मॉडल जो था हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था, और इसकी जो विकास दर थी वो 2.1% थी, लेकिन वास्तव में रियलिटी में क्या हुआ 3.6% इसकी विकास दर हुई थी, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं इसी समय क्या हुआ था। पहली पंचवर्षीय योजना में हीराकुंड, भाखड़ा नांगल बांध और मेत्तूर बांध, ये सब परियोजनाएं स्टार्ट हुई थी इसी समय में। और इसके बाद फिर आपके जो 5 आईआईटीज़ जो इंडिया में हैं 1956 में ही इसी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। तो ये थे पहली पंचवर्षीय योजना से संबंधित बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर्स जो कि आपको हमने बताया, ये आपके सामने है। और इसके बाद देख लेते हैं हम दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी जो थी वो क्या थी 1956 से लेकर 1961 तक। और ये मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था, ठीक है। पीसी महालनोबिस जो कि महान अर्थशास्त्री थे, उनके मॉडल पे आधारित था ये। और इसके बाद इसमें किस पे ध्यान दिया गया था ये भी देख लेते हैं हम। यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, यानी औद्योगिकीकरण पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था। इसके साथ ही इस योजना में भारी उद्योगों एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई एवं द्वितीय प्राथमिकता यातायात एवं संचार को दी गई, ठीक है। और इसकी जो विकास दर थी वो थी 4.5 यानी 4.5%, लेकिन रियलिटी में जो हमने प्राप्त किया था वो था 4.27%। और इसी समय भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला जो लौह इस्पात संयंत्र थे स्थापित किए गए थे दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी उसी के कार्यकाल में। इसके बाद हम देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी 1961 से लेकर 1966 तक की। और इसमें क्या किया गया था, इस योजना में पहली बार संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्य पर विचार किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, यानी इंडस्ट्री सेक्टर को और एग्रीकल्चर सेक्टर को दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, दोनों को प्रायोरिटी दी गई थी। इसके बाद देख लेते हैं लक्षित विकास दर, यानी जो एम रखा गया था विकास का कि कितना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो था 5.6%, लेकिन रियलिटी हमने कितना किया था 2.8% ही केवल विकास हुआ था, यानी जितना हमने उम्मीद किया था उससे बहुत ही कम, यानी आधे के लगभग में हमें विकास हमारा हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं भारत चीन युद्ध 1961 और 62, भारत पाकिस्तान युद्ध 1956, 1965 और 66 या भयंकर भूख के कारण यह योजना असफल रही। यानी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो भारत पाकिस्तान युद्ध और भारत चीन की युद्ध के कारण और भयंकर भूखमरी के कारण क्या हुआ था, ये योजना सफल नहीं हुई थी। इसके बाद क्या होता है, योजना अवकाश आ जाता है, यानी कि जो भूखमरी हुई थी और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और भारत चीन युद्ध हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था, जिसके कारण से गवर्नमेंट ने फिर चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बनाने के मत से उन्होंने क्या किया, कुछ दिन के लिए योजना अवकाश रख दिया, यानी कि प्लानिंग को बनाने के लिए कुछ दिन का गैप कर दिया। और ये योजना अवकाश का काल क्या था 1966 से लेकर 1969 तक। भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ युद्ध तीसरी योजना की विफलता एवं
सूखे के बाद आई संस्थानों में कमी व मूल्य वृद्धि के कारण योजना अवकाश घोषित किया गया। हमने वही बताया ना आपको पहले, तो यही सब हुआ था उसमें। इसके बाद इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई, यानी 5 ईयर प्लानिंग जो था उसको कैंसिल कर दिया गया कुछ दिन के लिए, यानी डिले कर दिया गया, और इसमें ईयरली प्लानिंग तैयार किया गया। कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों एवं औद्योगिकीकरण क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को भी प्राथमिकता दी गई थी इक्वल लेवल तक। और उसके बाद फिर आती है हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना, यानी योजनाओं का समय समाप्त हो जाता है। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना हम क्या करते हैं कि ये तो पहले 1969 से लेकर 1974 तक स्टार्ट होती है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, केवल 5 साल का गैप है, सब में हम जोड़ते जाएंगे, 5 साल हमारे मिलते जाएंगे। मतलब कि हमको अगर याद नहीं होता है तो हम याद करेंगे 1951 से स्टार्ट किया गया था, और इसमें 5 साल जोड़ते जाएंगे। लेकिन 1961 से 66 के बाद उसमें कुछ दिन का गैप किया गया था। ठीक है, 1961 और 66 के बीच में गैप हुआ था, तो फिर 66 से हम फिर 5 साल ऐड करना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि योजना अवकाश जो हुआ था 3 साल का, उसको भी हम उसमें ऐड करेंगे। तो योजना अवकाश यानी 1961 से लेकर के 66 तक चलेंगे, फिर 66 से 3 साल गैप करेंगे। फिर चौथी पंचवर्षीय योजना की कब से स्टार्ट हुई? 3 साल गैप के बाद, यानी 1969 से लेकर 1974 तक। ये था DR गाडगिल के मॉडल पर आधारित था ये चौथी पंचवर्षीय योजना। और इस योजना में स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को बल दिया गया था, यानी इसमें आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई थी। और इस योजना का लक्ष्य वृद्धि दर के लिए कितना था? 5.6%, लेकिन हमें मिला क्या था वास्तविक में? 3.3%। ठीक है, जितना हमने सोचा उससे कम ही मिला है हमको। पहली बार केवल हुआ था कि पहली पंचवर्षीय योजना में कि हमको बहुत ज़्यादा मिल गया था। इसके बाद देख लेते हैं, इस योजना का एक विशेष लक्ष्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना, यानी कि समाज के कल्याण वाली समाज का हमको स्थापना करना था। इसमें ऐसी समाज जिसमें कि हम ज़्यादातर समाज के लोगों का हित कर सकें, उसमें इसकी कल्पना की गई थी और इसका स्थापना भी किया गया था। उसके बाद देख लेते हैं, ऑपरेशन फ्लड एवं श्वेत क्रांति इसी योजना का काल में शुरू किए गए थे, यानी श्वेत क्रांति यानी दूध से संबंधित जो क्रांति की गई थी वो इसी योजना से संबंधित की गई थी। इस योजना में 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था एवं हरित क्रांति पर जोर दिया गया था। यानी इसमें क्या हुआ था कि जितनी मतलब 14 भारत में जो बैंकें थीं उनका राष्ट्रीयकरण, यानी कि उसको नेशनल लेवल तक का परमिशन दे दिया गया था। और हरित क्रांति पर जोर दिया गया था, यानी खेती पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। फिर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें क्या हुआ था? 1974 से लेकर 1978 तक ये चला था, ये केवल 4 ही साल का चला था। तो इसमें क्या हुआ? इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भर भारत पर बल देना था, यानी इसमें गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, यह योजना कृषि उत्पादन में वृद्धि एवं रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी, यानी कि इसमें क्या हुआ था? एग्रीकल्चर के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की कल्पना की गई थी। और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम लॉन्च इसी योजना के दौरान किया गया। इसकी लक्षित वृद्धि दर जो थी 4.8 थी, लेकिन वास्तव में हमने क्या किया था? 4.4 थी, लेकिन हमने 4.8 प्राप्त किया था। वैसे तो यह योजना सफल रही थी, परंतु बेरोजगारी एवं गरीबी में ऐसी कोई परिवर्तन नहीं हो सकी, यानी इसमें क्या हुआ था? बेरोजगारी और गरीबी को दूर नहीं किया जा सका। और इसमें देख लेते हैं नोट में क्या होगा। योजना के दौरान विकास का लक्ष्य 5.5 वार्षिक वृद्धि का रखा गया था, परंतु बाद में इसे संशोधित करके 4.4 कर दिया गया था। ठीक है, इस समय भारतीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी, यानी नेशनल हाईवे जो होता है उसका शुभारंभ किया गया था। और इसके बाद देख लेते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की है। छठी पंचवर्षीय योजना हमारी है 1980 से 85 की। ठीक है, इस योजना की शुरुआत गरीबी हटाओ नारे से शुरू की गई थी, यानी इसमें मेन मुद्दा जो था वो गरीबी हटाओ नारे के साथ था, यानी गरीबी हटाने का इसका मुख्य उद्देश्य था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था, जो हमको पहले ने आपको बता दिया हमने। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र में
सामाजिक आर्थिक अधिसंरचना पर बल दिया गया था, यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में बल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद यह योजना अर्थव्यवस्था में एक बड़ी सफलता साबित हुई थी, यानी कि एक बिग गोल जो हमने रखा था वो हमें प्राप्त होता है इस छठवीं पंचवर्षीय योजना में। इसका लक्षित विकास दर क्या था? 5.2, लेकिन वास्तव में हमने क्या प्राप्त किया था? 5.7%। ठीक है, इसके बाद ग्रामीण बैंकों में बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम आरडीपी, एनईआरपी, TRYSEM यानी ट्राइसेम, उसके बाद ड्वाक्रा, उसके बाद RLEGP इस योजना में लागू हुए। इसका नाबार्ड बैंक जो है उसकी भी स्थापना इसी में हुई थी। ठीक है, 1982 में, यानी छठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। इसके बाद हम देख लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना क्या है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में हम देखेंगे इस योजना के मुख्य उद्देश्य अनाजों के उत्पादन एवं में वृद्धि एवं रोजगार के अवसर पैदा करना, आत्मनिर्भरता, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय आदि पर बल देना। मुख्य उद्देश्य अनाज उत्पन्न करना, रोजगार के अवसर पैदा करना, आत्मनिर्भर भारत और आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन और सामाजिक न्याय। ठीक है, ये इनका मुद्दा था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी जो था वो 5% था, वार्षिक वृद्धि दर तय किया गया था, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि 6.01 जो हमारा जीडीपी था। ठीक है, इसके बाद इस योजना में प्रति व्यक्ति आय में लगभग 3.6% वार्षिक वृद्धि हुई थी, यानी कि PCI पर कैपिटा इनकम। ठीक है, वो क्या था हमारा 3.6% वार्षिक वृद्धि दर था। इस योजना में जवाहर रोजगार योजना 1989 एवं जवाहर रोजगार योजना 1989 जैसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किया गया था, यानी मुख्य रूप से इसमें जवाहर रोजगार योजना शुरू किया गया था। ठीक है, 1989 में। इसके बाद हम देखेंगे 1986 में ही डाक विभाग के अंतर्गत स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई थी। ये आपका क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के बाद भी कहीं भी पूछा जा सकता है कि डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो आप सीधे बता देंगे 1986 में। उसके बाद 1988 में सेबी की भी स्थापना हुई थी, यानी सेबी ये भी एक बैंक ही है, तो इसकी भी स्थापना इसी समय की गई थी। वार्षिक योजना फिर बीच में थोड़ा कुछ दिन के लिए स्टार्ट किया गया था 1990 से 92 के लिए। 1989 से 91 के दौरान भारत में आर्थिक स्थिरता नहीं थी, जिसकी वजह से कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो सकी। 1990 से 92 के मध्य 2 वार्षिक योजनाएं देखने को मिली, यानी योजनाएं स्टार्ट की गई थी। दोनों योजनाओं का मुख्य बल अधिक रोजगार उत्पन्न करना व समाज में परिवर्तन लाना था। ठीक है, इसका देख लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना क्या थी। 1992 से 97, पहले याद कर लेंगे सन इसका किसमें स्टार्ट हुआ था। इसके बाद इस योजना में आधारित संरचना को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया गया था। ठीक है, यानी मूलभूत जो ढांचे थे उसको शुद्ध करने के चक्कर में पड़े हुए थे। इस योजना का लक्ष्य मानव संसाधन विकास अर्थात रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया गया था, यानी इसमें मुख्य रूप से रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया गया था। किसमें? आठवीं पंचवर्षीय योजना में। और इसका जो लक्षित विकास दर था 5.6 था, लेकिन हमने 6.7% प्राप्त किया था। इसके बाद देख लेते हैं हम इसमें कि 1 जनवरी 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, यानी 1 जनवरी 1995 को भारत क्या था? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना, उसे यानी सदस्यता हासिल हुई थी उस दिन। इसके बाद शिक्षित बेरोजगारी को रोजगार मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी कार्य में
यानी छठवीं 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही स्टार्ट की गई थी। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तेजी से औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन और घरेलू संसाधनों पर आत्मनिर्भरता, घरेलू मानव संसाधनों में वृद्धि, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और कीमतों में स्थिरता आदि ये इनके मुख्य उद्देश्य थे। इस योजना का लक्षित विकास दर कितना था? 6.5, लेकिन वास्तव में कितना हमने प्राप्त किया था? 5.4। ठीक है। इसके बाद इस योजना में 7 बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर बल दिया गया था। जैसे इसमें क्या था? सेवाओं में शुद्ध पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और गरीबों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता। इसके बाद बच्चों के लिए पौष्टिक आहार, सभी गांवों में वास स्थानों का संयोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सरल एवं बेहतर बनाना। इसके बाद क्या हुआ? 9वीं पंचवर्षीय योजना में असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी जैसी कारणों को जिम्मेदार बताया गया। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो इंटरनेशनल लेवल पे मंदी आई थी, क्राइसिस आई थी, उसके कारण ये योजना उतना अधिक सफल नहीं हुई। अब हम देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी क्या है। ये है 2002 से लेकर 2007 के बीच में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी एवं बेरोजगारी का उन्मूलन एवं उनके साथ ही आने वाले 10 वर्षों तक में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करना और पर कैपिटा इनकम यानी PCI उसको अधिक करना था, यानी दुगना करना था 10 वर्षों के अंदर में। इस योजना के अंतर्गत नियोजन में राज्य की भूमिका में बढ़ोतरी, जिससे पंचायती राज संस्थानों को बड़े रूप में शामिल किया गया। इस योजना में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल प्रेरक बल घोषित किया गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं इस योजना में लक्षित विकास दर 8% यानी 8% वार्षिक था, ईयरली था, लेकिन हम लोग रियलिटी में कितना प्राप्त करते हैं? 7.8%। ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में उपलब्ध अंतिम आंकड़ों के अनुसार ही योजना सबसे सफलतम योजना रही। यानी कि इसमें क्या हुआ कि ये सबसे सफल योजना हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 12 तक का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास करना था, यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से विकास करना था। और समावेशी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था हमको उस समय। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी उसी समय से लगभग शुरू हुई थी। इस योजना में पर्यावरण का संरक्षण करने एवं ऊर्जा को नवीनीकरण स्रोतों पर विकास करने पर बल दिया गया था। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ था या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हुआ था, उसमें ही इस 11वीं पंचवर्षीय योजना में थोड़ा सा अधिक ध्यान दिया गया था। इस योजना में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति पर बल दिया गया था, यानी कृषि पर फिर से बल दिया गया था। इसके तहत राष्ट्रीय विकास हेतु राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, किसानों के लिए ऋण माफ की शुरुआत की गई थी। यानी इसमें किसानों को बहुत छूट देने के लिए बात की गई थी। और इस योजना का जो लक्षित विकास दर था वो था 8%, यानी 8%, लेकिन वास्तव में हमने प्राप्त किया कितना किया था? 9% वास्तविक जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन हमको मिलता कितना है? 8% ही विकास दर हमको मिलता है। कृषि क्षेत्र में लगभग औसतन 3.3% की वृद्धि रही, जबकि लक्ष्य 4% रखा गया था। यानी कृषि क्षेत्र में हम लोग ने कितना विकास करने का सोचा था? 4%, लेकिन हमको मिला कितना? 3.3%। अब इसके बाद देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रतम संपोषणीय एवं अधिक समावेशी विकास पर बल दिया गया था। ठीक है। योजना में वार्षिक विकास दर 9% निर्धारित किया गया था, जबकि इसे बाद में घटा करके कितना किया गया था? 8%। ठीक है। कृषि क्षेत्र 4% तथा विनिर्माण क्षेत्र में 10% औसत वृद्धि दर के लक्ष्य आधारित संरचना के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 9% तक लाने का लक्ष्य था।
सभी गांवों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य था इसमें। केंद्रीय राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 3.25% तक सीमित रखने का लक्ष्य एवं चालू खाते में 2.5 तक। थोक मूल्य सूचकांक की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.5 से लेकर 5.0% तक सीमित करने का लक्ष्य था। इसके बाद फिर क्या हुआ, सभी गांवों को विद्युतीकरण यानी सभी गांवों में बिजली उत्पन्न कराने यानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ग्रामीण आबादी में 50% जनसंख्या को उचित पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, यानी उस समय पानी की थोड़ी समस्या थी, तो उसको वहाँ पे ये लक्ष्य रखा गया था कि 50% लोगों को हम कम से कम शुद्ध पानी दे सकेंगे। देश में 90% यानी 90% परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था, और इसमें 90% परिवारों को बैंकिंग सर्विस से यानी सबको बैंक से जोड़ना था। जैसे कि इस समय मुद्रा योजना ये सब चल रहे हैं, ऐसे ही उस समय था कि बैंकिंग सेक्टर से सबको जोड़ना है। इसके बाद क्या हुआ, और इसी के अंतर्गत मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये सब जो योजनाएं लागू की गई थी, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही लागू की गई थी। इसके बाद भारतीय सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को 2017 में बनाने बंद कर दिए, और 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कही जाएगी। यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद योजना बनना बंद हो गया, और ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी भारत की। इसके बाद क्या होता है कि ये थोड़ा चेंज होकर के नीति आयोग यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो नीति आयोग आ जाती है, तो जो हम लोग पंचवर्षीय योजना में करते थे वही काम थोड़ा सा चेंज होकर के नीति आयोग करने लगती है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, और उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें प्लानिंग की जाती है। और बेसिकली आपको बताते हैं नीति आयोग का मतलब होता है, फुल फॉर्म इसका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, जिसे NITI हम बोलते हैं। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे उसके कार्यकाल के, वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का हम पंचवर्षीय योजना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। और ये जो हमने बताया आपको, ये SSC, CGL, MTS, CPO, PCS, UPSC, UPSI, लेखपाल, इनकम टैक्स, IES, यहाँ तक कि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी कंपटीशन होते हैं और इसके अलावा भी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये स्पेशली क्लास 11 से लेकर नेट PhD तक के बच्चों के लिए, जो कि इकोनॉमिक्स से क्लास पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको हम पहले बता दे रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हम नए आपको अपडेट देते रहें और आप हमारे वीडियोस जुड़ते रहें, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके और आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में अच्छे पोस्ट पर जा सके। अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तभी अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, और बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी अच्छे से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।